हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अमन यूका इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। यूका इंडिया गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा है। इसमें आज हम क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। और केमिकल बॉन्डिंग इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। ये आपको ऑर्गेनिक में भी बॉन्डिंग हेल्प करने वाला है। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ो। तो हमने दो चीजें पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज होती है बॉन्डिंग की, वो क्या होती है, कहाँ पे होती है, बॉन्डिंग वाले में होती है ज्यादा, और ये अट्रैक्शन की वजह से होती है। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं, बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल जो होती है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है और स्टेबिलिटी हाइयर होती है। तो मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज करो कि एक वाटरफॉल हो रहा है हमारा, तो हाइट से हो रहा है, वाटरफॉल होगा। तो जो वाटर जो हाइट पे रखी है ना, उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, हाइयर होगी, पोटेंशियल एनर्जी है। बट उसकी स्टेबिलिटी लोअर होगी, तभी तो वो नीचे आएगा। तो एनर्जी हाइयर होगी तो स्टेबिलिटी लोअर होगी, और फिर एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को आपने घर में देखा होगा, काफी शैतानी करता है, इधर जाता है उधर जाता है, घूमता है, तंग करता है लोगों को, वट। तो मतलब उसकी एनर्जी हाइयर होती है, बट उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बट जैसे ही वो स्टेबल होगा, थक जाएगा, तो चुपचाप आके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, समझ में आया? अब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, बट एनर्जी लोअर होगी। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा जो स्टेबिलिटी होगी ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ही होगी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स के पास लोअर एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी हाइयर होती है। लोअर एनर्जी एंड हाइयर स्टेबिलिटी, लोअर एनर्जी एंड हाइयर स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म ड्यू टू द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल। एडिटिव इफेक्ट मतलब दो ऑर्बिटल्स आपस में ऐड होते हैं, तो एडिटिव इफेक्ट की वजह से बॉन्डिंग फॉर्म होता है। तो बॉन्डिंग एमओटी इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, एडिटिव इफेक्ट की वजह से फॉर्म हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होता है, दो फेज आपस में कंबाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया था आपको बॉन्डिंग वाले के केस में। देखो एडिटिव इफेक्ट है ये, बिकॉज दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एडिटिव इफेक्ट, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज कंबाइनिंग, एम्पलीट्यूड इज कंबाइनिंग। तो दिस इज ड्यू टू द एडिटिव इफेक्ट। समझ में आया? हाँ यही। तो बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, लोअर एनर्जी होती है इनकी और हाइयर स्टेबिलिटी होती है, और ये फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू एडिटिव इफेक्ट। अब हमने बॉन्डिंग की बात कर ली, तो भाई एंटी बॉन्डिंग की भी बात करनी पड़ेगी। एंटी बॉन्डिंग की बात करो, व्हाट इज एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल। देखो मैंने जब आपको डिस्ट्रक्टिव फेज पढ़ाया था, तो उसमें समझाया होगा कि एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स क्या होता है। कि जब दो फेज आपस में डिस्ट्रक्टिवली कंबाइंड होते हैं, आउट ऑफ द फेज आके कंबाइंड होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर पहला फीचर क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ एंटी बॉन्डिंग। देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे कि हमने ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट में देखा था। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे लोअर होता है। क्या होते हैं, लोअर होते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल इज लोअर, इट इज लोअर। आसान है, बहुत ही आसान। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द ऑर्बिटल। ये रिपल्सन की वजह से होता है, यानी कि एडिटिव इफेक्ट नहीं होता, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट होता है। देखो फेज आपस में उल्टे कंबाइन होते हैं। तो यानी कि हमने क्या देखा कि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी उनके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लोअर हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होते हैं, वो रिपल्सिव नेचर की वजह से होते हैं। थर्ड पॉइंट, एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी क्या होती है, लोअर होती है। सॉरी, ठीक है, बिकॉज उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ
एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी एंड हेंस लोअर स्टेबिलिटी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी यदि हायर है तो एनर्जी है लोअर है, स्टेबिलिटी लोअर है, एनर्जी हायर है। समझ में आ गया? इजी है, इजी पीजी। एंटी बॉन्डिंग समझ में आ गया, बॉन्डिंग समझ में आ गया, है ना? इनके फीचर्स समझ में आ गए। एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है और सीबीएसई हर साल पूछता है, वो ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग? व्हाट इज द डिफरेंस? ये मैं लिखवा ही देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। सिस्टम है भाई, सिस्टम है। तुम तो सिस्टम जानते ही होगे। तो पहला क्या लिख रहा हूँ मैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड देन एंटी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने की जरूरत थोड़ी है। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बाइंडिंग और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस देखने वाले। जो हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक, हम उसी को डिफरेंस के एज इट इज यूज करने वाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो बॉन्डिंग में क्या होगा? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड ड्यू टू एडिटिव ड्यू टू एडिटिव नेचर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू एडिटिव नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एडिटिव नेचर की वजह से फॉर्म्ड होते हैं ना, वो बॉन्डिंग कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड ड्यू टू सब्ट्रैक्टिव नेचर। सब्ट्रैक्टिव नेचर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला पॉइंट क्या है कि बॉन्डिंग क्या होते हैं? वो एडिटिव नेचर की वजह से फॉर्म्ड होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं? वो सब्ट्रैक्टिव नेचर की वजह से फॉर्म्ड होते हैं। आसान है, पहला पॉइंट इजी है। डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, पहला पॉइंट क्या था? कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ड्यू टू द एडिटिव नेचर ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू द सब्ट्रैक्टिव नेचर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया?
नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं भाइयों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और एंटी बॉन्डिंग में मिनिमम होती है। समझ में आ गया? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, और एंटी बॉन्डिंग में मिनिमम है। छोटा सा है, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। मैक्सिमम और मिनिमम आपको देखना है, ठीक है? तो बॉन्डिंग हमेशा कंस्ट्रक्टिव फेज है, तो समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये जो फॉर्म्ड होगा ना हमेशा बाय प्लस एंड प्लस पार्ट को कंबाइन करके, और माइनस एंड माइनस पार्ट को कंबाइन करके। बट जब एंटी बॉन्डिंग जो फॉर्म्ड होती है, वो हमेशा उल्टा फेज कंबाइन होगा। प्लस कंबाइन करेगा माइनस से, या माइनस कंबाइन करेगा प्लस। बस इतना याद रखो। बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको लिखवाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब इलेक्ट्रॉन वेव का सिमिलर वेव वाला पार्ट जो कंबाइन होता है, जो हम इलेक्ट्रॉन वेव का सिमिलर वेव वाला पार्ट कंबाइन होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वेव का सिमिलर वेव वाला पार्ट कंबाइन होता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि आपको यदि कंस्ट्रक्टिव पार्ट को ज्वाइन करना है, यदि मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, यदि मुझे बॉन्डिंग करनी थी, और मुझे बॉन्डिंग में क्या होगा, या तो कंस्ट्रक्टिव पेज कंबाइन होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, या तो ऐसा कर लो कंबाइन, या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, या तो ऐसा कंबाइन कर लो या फिर ऐसा कंबाइन कर लो। बॉन्डिंग के कंडीशंस में सेम फेज वाले कंबाइंड हो रहे हैं, बट एंटी बॉन्डिंग में उल्टे फेज वाले कंबाइंड हो, एंटी बॉन्डिंग में उल्टे फेज वाले कंबाइंड हो, एंटी बॉन्डिंग। यानी कि या तो आप ऐसा कंबाइन कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना? ऐसा कंबाइन कर लो, या फिर आप माइनस प्लस प्लस, ठीक है? या तो वेव को आप इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वेव का दिखाया मैंने, इलेक्ट्रॉन वेव को या तो आप सेम फेज वाले में कंबाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जब आप अपोजिट फेज में कंबाइन करते हो तो एंटी बॉन्डिंग कहलाती है। इजी है, डाउट नहीं आना चाहिए कोई भी, है ना? पढ़ो इस तरीके से कि क्वेश्चन में कोई डाउट ना आए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पढ़ाई करो कि कोई भी डाउट ना आए जब आप क्वेश्चन करो। तो बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, समझ में आया? फेज आपस में कैसे कंबाइंड होते
तो ये अपना 3 पॉइंट है। एक और पॉइंट लिख लो आपको जरूरत है तो। ये एडिटिव नेचर होता है, ये सब्ट्रैक्टिव नेचर होता है। ये लिख सकते हो कि एनर्जी इसकी क्या होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी इसकी हाई होती है और स्टेबिलिटी लो होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, लिखिए। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब एनर्जी हाई है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। और इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। क्या, ये अपना क्या था, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस था। देखो पेपर के अंदर ये पूछ सकते हैं आपसे ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बहुत ही तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइंड होते हैं, बॉन्डिंग कैसे कंबाइंड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग कैसे कंबाइंड होते हैं। बॉन्डिंग कैसे कंबाइंड होते हैं और एंटी बॉन्डिंग कैसे कंबाइंड, बिल्कुल डिटेल में मैंने एक एक, जो भी आपको जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे मैंने सारे जो यहाँ पे डील करने का ट्राई करा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करने वाला हूँ मैं और क्या आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो। तो हमने ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंडीशन देखा और हमने इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करे। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का कंडीशन देख लिया है और इनके बारे में पढ़ लिया है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, और आपने ये भी देखा कि फेज डायग्राम में ये कैसे आता है, एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में होगा कि सर आप तो ऑर्बिटल्स को भी बना के दिखा दो, ऑर्बिटल्स को भी बना के दिखा दो कि आपस में ये कैसे कंबाइंड होते हैं, ये भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो आप ऑर्बिटल्स को भी बना के देखने वाले हैं कि आपस में ये कैसे कंबाइंड होते हैं। तो ध्यान से देखते रहना और समझना कि मैं क्या कहने वाला हूं। देखो, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये सीखा है कि बॉन्डिंग क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं और हम इनके बीच में डिफरेंस सीखें। ठीक है, चलो। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे कैसे हम डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे है दोस्तों, वेलकम टू ड्यूका एकेडमी। ड्यूका एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनके फेज के बारे में पढ़ेंगे, इनको आपस में कैसे कंबाइंड करते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से आपस में ये जो है डायग्रामेटिकली आप कैसे इसको शो कर सकते हो, एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्डअप होते हैं, कौन से प्रिंसिपल लगते हैं, सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं मैंने क्या क्या करवाया था आपको। मैंने ये बोला था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में या तो वो कंस्ट्रक्टिव फेज में कंबाइंड हो सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, या फिर वो डिस्ट्रक्टिव फेज में हो सकते हैं। देखो, और क्या बोला था मैंने, और मैंने आपको ये समझाया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो कंबाइंड होते ही हैं, प्लस फीचर्स मैंने बताए थे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि बॉन्डिंग का क्या फीचर्स है, एंटी बॉन्डिंग का क्या फीचर्स है, और फिर हमने दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके डायग्राम को, देखेंगे कैसे ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि सपोज करो आप एक 1s का ऑर्बिटल लो, और दूसरा भी आप 1s का ऑर्बिटल लो। आपने क्या करा, दो 1s के ऑर्बिटल को कंबाइन करना है, तो हमने क्या करा, एक 1s का ऑर्बिटल लिया और दूसरा भी अपना 1s का ऑर्बिटल लिया। तो जब 1s के ऑर्बिटल को आप कंबाइन करोगे आपस में, तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक बनाएगा अपना बॉन्डिंग और एक बनाएगा अपना एंटी बॉन्डिंग।
एक अपना बॉन्डिंग बनाएगा और एक अपना एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। तो जब आप 1s को कंबाइन करते हो तो ये बनाता है अपना सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। समझना इस चीज, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यदि ये जो नीचे की ओर है, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मैंने देखा। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, एनर्जी इसकी क्या है? यदि ये आपका डॉटम है, आपका यदि जीरो लाइन है, तो एनर्जी क्या है? बॉन्डिंग की कम है और एंटी बॉन्डिंग की हाइयर है। स्टेबिलिटी बॉन्डिंग की ज्यादा और एंटी बॉन्डिंग की कम है। तो 1s कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 1s बनाएंगे जो कि बॉन्डिंग कहलाएगा, और सिग्मा स्टार 1s बनाएंगे जो कि एंटी बॉन्डिंग कहलाएगा। क्या आप सबको ये चीज समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? चलो, सिमिलरली जब 2s कंबाइन करेंगे आपस में तो क्या होगा? आपने क्या करा यहाँ पे, 2s लिया, और आपने यहाँ पर भी 2s लिया, इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है। तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, है ना, 2s को आपस में कंबाइन करोगे तो क्या होगा? एक तो सिग्मा 2s आएगा और एक सिग्मा स्टार 2s आएगा। सिग्मा 2s आएगा और एक सिग्मा स्टार 2s आएगा। और वैसे सिग्मा 2s इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी बॉन्डिंग की ज्यादा है, उसकी ऊपर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होता है, आपस में कंबाइन करते हैं। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, आपस में, है ना, दो वे में कंबाइन कर रहे हैं। एनर्जी बॉन्डिंग की क्या है, कम है, सॉरी हाँ कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसकी एनर्जी हाइयर है और स्टेबिलिटी कम है। ये ग्राफ याद रखना, ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है ना। whereas दिस इज एनर्जी, ठीक है, इस तरीके से आपका। तो मैंने क्या करा, 1s को कंबाइन कर दिया तो मेरे पास दो ऑर्बिटल जनरेट हुए। यहाँ पर देखो, ये भी आपका ऐसे ही आ रहा है, ये भी आपका एनर्जी का डायग्राम है, ये भी क्या अपना एनर्जी है। तो मैंने क्या करा, 1s को कंबाइन करा, 1s को कंबाइन करा है तो मेरे पास सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s आया। सिमिलरली 2s को मैंने कंबाइन करा है तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s आया। ठीक है। तो जैसे आपने 1s को कंबाइन करा है, 2s को कंबाइन करा है, वैसे ही आप अब क्या करोगे, 2p को कंबाइन करोगे। ठीक है, देखो, फिर मैं सबको मर्ज कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, मेरे पास 2p ऑर्बिटल है, तो मैंने क्या करा, एक साइड 2px, सॉरी सॉरी, और मैंने दूसरा भी 2p ले लिया। ये भी क्या है अपना 2p। तो ये क्या था अपना 2px, 2py एंड 2pz। ये भी अपना क्या होगा, 2px, 2py एंड 2pz, है ना। px py एंड pz दो तीन, px py एंड pz तीन ऑर्बिटल्स होते हैं p सब सेल के। ठीक है, अब इसको मैं कंबाइन करना, ये ऐसे कंबाइंड होती है।
कुछ ऐसा कंबाइन करेंगे हम इसको। ठीक है। कुछ इस तरीके से सिमिलरली यहाँ भी हम ऐसे ही कंबाइन करने वाले हैं। तो ये मेरा 2px 2py और 2pz को कंबाइन करने का तरीका है। जैसे मैंने यहाँ कंबाइन करा वैसे मैं वहाँ भी कंबाइन करूंगा। सेम तरीके से कंबाइन करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, पहले दो ऑर्बिटल को कंबाइन किया और फिर एक ऑर्बिटल को कंबाइन किया। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से इसको लिख सकते हो। देखो, ठीक है, तो ये अपना तरीका था कंबाइन करने का। तो 2px 2py और 2pz जब आपस में कंबाइन होंगे तो कैसे कंबाइन होंगे? पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। सिमिलरली पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2p, सॉरी सिग्मा स्टार, बिकॉज एंटीबॉडी। तो मतलब कहने का मतलब है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको क्या हो रहा है। तो मतलब देखो, मैंने दो सबसेल को आपस में कंबाइन करा है। दो पी सबसेल को आपस में मैंने कंबाइन करा। तो दो पी सबसेल को आपस में कंबाइन करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपने 2px 2py और 2pz को जब कंबाइन करा, 2px 2py और 2pz को जब कंबाइन करा है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन जो है दो वे में पॉसिबल है। है ना, ऐसा कॉम्बिनेशन दो वे में पॉसिबल है। पाई 2px एंड पाई 2py में क्या होगा, एक सेम लेवल की एनर्जी होगी, है ना, और स्टेबिलिटी भी सेम लेवल की होगी। यानी पाई 2px इक्वल टू पाई 2py लिख दिया। और सिग्मा 2pz में पूरी एनर्जी हाइयर होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। है ना, तो ये फिल करने का ऑर्डर है। पहले इन दोनों में फिल करो, फिर इसमें फिल करो। अभी एंटी बॉन्डिंग में जाओ तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। मैं इसको सही से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि आपको अच्छे से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई स्टार 2px, यहाँ पर है पाई स्टार 2py। ये दोस्तों यहाँ पर है पाई स्टार 2p। ये दोस्तों पाई स्टार 2p। तो देखो यह समझ में आया आपको? तो मतलब क्या है, इसका मतलब सॉरी पाई क्यों लिखा? सिग्मा 2p, सिग्मा 2p। तो कहने का मतलब है कि 2px 2py और 2pz जब आपस में कंबाइंड होंगे तो दो वे में कंबाइंड होंगे, है ना, दो वे में कंबाइंड होंगे। एक वे में क्या होगा, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, यानी कि बॉन्डिंग वे में कंबाइंड होगा, एनर्जी इनकी लोअर और हाइयर होगी। और दूसरे वे में एंटी बॉन्डिंग वे में कंबाइंड होगा। इसमें कंबाइंड होगा एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों तरीके से ये आपस में कंबाइन करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने अभी तक ये करा है कि टू पी और वाइटस लिया मैंने, और 2px 2py 2pz को मैंने करा कंबाइन। तो क्या बना, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैं कुछ इसको ऐसे लिख दूं तो भी सेम बात है, या तो मैं ऐसा एनर्जी लेवल बनाऊं या फिर ऐसा लिखता हूँ।
सिग्मा वन एच की एनर्जी सबसे कम होगी सिग्मा स्टार वन एच से, देन सिग्मा टू एच की एनर्जी, देन सिग्मा स्टार टू एच से। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? एनर्जी लेवल बढ़ाओ। देन पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, देन सिग्मा टू पी जेड, देन पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, देन सिग्मा टू पी जेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से हम क्या करेंगे, एनर्जी को फिलअप करना स्टार्ट। तो यही मैंने लेवल आपका वहाँ भी बनाया। कैसे आप कंबाइन करना सीख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। एक एक करके हम सब क्वेश्चन डील करने वाले हैं। पहले तो आप सीखो कैसे कंबाइन होगा। तो मैंने पहले क्या करा, यहाँ पर भी मैं एनर्जी का बना देता हूँ। ये भी क्या है अपना दोस्तों, एनर्जी लेवल। ये क्या है अपना एनर्जी का लेवल। सबसे पहले मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया ताकि मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए सिखा दूँ। स्कूल में ऐसे ही करना है। तो मतलब वन एस कैसे कंबाइन करेगा, दो फॉर्म में, सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन। ठीक है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली टू एस कैसे काम करेगा, सिग्मा टू एच सिग्मा स्टार टू एच, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड कैसे कंबाइन करेगा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये आपस में मैंने वन एस टू एस एंड टू पी को कंबाइन करा। तो टोटल मेरे ऑर्बिटल्स कितने जनरेट हो गए, है ना? ए, दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, चार, चार छः दस, 10 ऑर्बिटल जनरेट हो गए। तो आप फिल करते जाओ एनर्जी और आपको आंसर आता जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है कैसे करा मैंने? बहुत आसान था। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कंडीशन मिला के मैंने सारा का सारा आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद कहानी खत्म हो गई। ये दोस्तों, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसको करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एनर्जी लेवल मैंने ड्रॉ करा है, ये एनर्जी लेवल एज इट इज आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। कि एक दो बार लिख के प्रैक्टिस प्लीज कर लिया करो। इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये मेमोराइज हो पाएगा। शॉर्टकट मैं बता दूंगा आपको कैसे करना, बट शॉर्टकट केवल नीट और जेई के बच्चों के लिए होती है। बोर्ड के लेवल के बच्चों के लिए इसको पूरी की पूरी डायग्राम पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। और ये पेपर के अंदर गारंटीड आपको 11th में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचर पूछेंगे। ठीक है, 12th में तो काम आता है समझने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल्डअप। और सबको समझ में आ रहा है तो कुछ इतना पढ़ने के बाद ना आपस में ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है और कई बार हम कोई कोई टर्म्स को ना समझना पड़ेगा, फिर जाके हमें वो एक्चुअल में क्लियर होगा। तो कहने का मतलब है, मैं कुछ कुछ टर्म्स आपको लिखा रहा हूँ, समझना मेरे। और वो इंपॉर्टेंट। पहला टर्म है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। यहाँ पर हमारा एन बी क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन ए क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी, यदि इसकी वैल्यू जो है एन बी, यदि इफ इफ तीन केस बनेंगे इसमें। पहला केस है यदि एन बी, पहला केस है इफ एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, दिस इंप्लाइज दैट स्टेबल है कंपाउंड। पहला केस था एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल स्टेबल है। और दूसरा केस क्या है, इफ एन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ए, का मतलब मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है।
मतलब या तो लेस देन हो या फिर एनबी इक्वल टू एन हो, तब भी मॉलिक्यूल क्या स्टेबल। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया। अभी बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा अगला पार्ट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? पैरामैग्नेटिक है। एंड इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन मतलब क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डायामैग्नेटिक। हाँ ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी, तो हम साथ साथ अभी निकालते जाएंगे, तो आप काम करें। चलो, अब धीरे धीरे करके हम सीखते हैं एनर्जी लेवल कैसे फिल करते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैसे बनाते हैं। हमने ये चीज़ें सीख ली। और मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, भी हम पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए एक दो मॉलिक्यूल का बना के चेक, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो सपोज करो मेरे को H2 का बनाना है। सपोज करो मुझे पहले H2 का बनाना था, और उसके सारे के सारे मुझे निकालने थे। एक बात बताओ, H2 कितने मिलके बना होगा? एक H है, ये दूसरा H है ना भाई, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है हमारा। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा। ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो H में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन। और इस वाले H में भी एक इलेक्ट्रॉन। H2 का मतलब क्या है? दो H मिले, दोनों H में एक एक इलेक्ट्रॉन। जब दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या क्या बनता है? सिग्मा वन एस बनता है और सिग्मा स्टार वन एस बनता है ना भाई, ये तो पता है हमें। होगा क्या में, इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसके वो आएंगे, तो सबसे पहले तो यार लोअर एनर्जी वाला फिल्डअप होता है। सबसे पहले ये अपना फिल्डअप, यानी इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने सिग्मा वन एस में डाल दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने सिग्मा वन एस में डाल दिया। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? एक एक एच का इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे एच का इलेक्ट्रॉन है। एक एक एच का इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे एच का इलेक्ट्रॉन। तो मैंने H2 बना। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, भाई बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पता है ना? तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो, देख के बताओ। जीरो। तो यदि मेरे से पूछा जाए, देन व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, एन बी माइनस एन ए। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एन बी की वैल्यू कितनी है? टू। और एन ए की वैल्यू कितनी है? जीरो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाफ इंटू टू माइनस जीरो, विच इज इक्वल टू टू बाई टू, विच इज इक्वल टू वन। समझ में आया ये कैसे हुआ? हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। एन बी की वैल्यू कितनी है? टू। एन ए की वैल्यू कितनी है? जीरो। हाफ इंटू टू माइनस जीरो, टू बाई टू इक्वल टू वन। समझ में आ गई चीजें जैसे आप कंबाइन करोगे? सबसे पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, यहाँ पर एन बी क्या है? ग्रेटर देन एन ए है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल। ठीक है, क्योंकि एन बी टू है और एन ए जीरो। तीसरी चीज हम क्या देखने वाले हैं? क्या इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है।
बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन किसमें, सिग्मा वन एस में पेयर्ड है। अनपेयर्ड तो कोई भी नहीं है, मेरे को ये देखना है बस। ये वाला मत देखो, ये तो भाई खत्म हो गया ना, कंबाइंड होकर ये फॉर्म हुआ। तो मेरे को इसमें देखना भाई, इसमें दो है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है इसके अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, इसका मतलब ये क्या है, डाया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर क्या है, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई, इजी है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, H2 मॉलिक्यूल का, H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, H2 मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बताओ, और H2 मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। तो तीनों चीजें मैंने पता कर ली, बॉन्ड ऑर्डर भी पता कर लिया, स्टेबिलिटी भी पता कर लिया, और मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता कर लिया। कितना आसान है, कितना आसान है। H2 का पता करने के बाद यदि हमसे H2 प्लस का पूछा जाता है, H2 प्लस, तो भाई H2 प्लस में क्या हो रहा है, H2 प्लस का पूछा गया है। H2 प्लस में ये एक H है, ये एक दूसरा H है, ये एक H है और एक H प्लस। तो इस H में तो एक इलेक्ट्रॉन है और H प्लस में कितने, जीरो इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैंने आपस में कंबाइन कर दिया, ये क्या आ गया अपना, सिग्मा वन एस, और ये आ गया सिग्मा स्टार वन एस। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर देंगे हम। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे यदि मेरे से पूछा जाता है ए वाले पार्ट में, सॉरी फर्स्ट पार्ट में मेरे से ये पूछा गया कि भाई नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो एक है, केवल बॉन्डिंग में है। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, तो सर जीरो है ही नहीं एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, फॉर्मूला बताया था आपको। तो यहाँ पर एन बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वन है, एन ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 होगी, 0.5 होगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आसान है बिल्कुल ही, कुछ नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज क्या देखोगे, यदि एन बी इज ग्रेटर देन एन ए हो, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। ये भी हमने बता दिया, मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। एन बी क्या है, वन है, एन ए क्या है, जीरो है। तो एन बी इज ग्रेटर देन एन ए है, तो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है, मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है। थर्ड पार्ट, यदि थर्ड पार्ट क्या है, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर, हाँ है। इसका मतलब क्या है, मैं पैरामैग्नेटिक। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर, बिल्कुल है, ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो मैंने तीनों चीज निकाल ली। मैंने पहली चीज क्या निकाली कि भाई इसके ना बॉन्डिंग ऑर्डर कितने हैं, वन है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, जीरो है। तो मैंने देखा कि यार बॉन्डिंग ज्यादा एंटी बॉन्डिंग से तो स्टेबल है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, हाफ इंटू वन माइनस 0.5 आ गया। ठीक है, और क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। सपोज करो मेरे को H2 प्लस का H2 माइनस का निकालना है, H2 माइनस का। अब देखो H2 प्लस का निकाला, अब मैं H2 माइनस का निकाल रहा हूँ। तो H2 माइनस का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2 माइनस का निकालना है। तो H2 माइनस का कैसे निकालोगे, हमने क्या करा, एक ऑर्बिटल लिया और हमने दूसरा ऑर्बिटल लिया, ये भी 1s का था और ये भी 1s का था ना भाई। H2 का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, H माइनस है ना, यही तो है। H2 माइनस का मतलब तो यही है, H प्लस H माइनस, दैट इज H2 माइनस।
ठीक है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब बताओ। सबसे पहले हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और H माइनस में कितने हो गए, खुद के तो एक हो गए और एक पे निगेटिव चार्ज है, मतलब कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन। इस तरीके, समझ में आया। अब मैं इसको कंबाइन करूंगा, आराम से देखना, कोई हड़बड़ घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, आसानी से है, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक बार समझ में आ गया तो चीजें आसान हो जाती है। प्लीज समझने का ट्राई करना, है ना। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या करा, एक 1s और एक 1s को कंबाइन करा, तो क्या आएगा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा चार 1s। ठीक है। अब टोटल तो तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो H में है और एक दो H माइनस में है, टोटल तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। तो तीन इलेक्ट्रॉन को आप कैसे सजाओगे। कलर का ही, कलर ही समझ नहीं। तो तीन इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाओगे, दो को आप पहले किसमें फिल कर रहे हो, बॉन्डिंग वाले में, और एक को किस में फिल करोगे, एंटी बॉन्डिंग में। दो को बॉन्डिंग में फिल करो, एक को एंटी बॉन्डिंग में, टोटल तीन इलेक्ट्रॉन है। दो को बॉन्डिंग में और एक को एंटी बॉन्डिंग में। समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक हाइड्रोजन लिया और मैंने फिर दूसरा हाइड्रोजन लिया और दोनों को कंबाइन करा। एच एंड एच माइनस को मैंने कंबाइन करा। एच के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एच माइनस के पास दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास H2 मॉलिक्यूल माइनस मॉलिक्यूल बने। तो टोटल तीन इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। समझ में आया। चलो, तो मैंने यहाँ पे ये बना, ये बनाने के बाद चीजें इसलिए आसान हो जाती हैं क्योंकि अब जो है फॉर्मूला कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एक करके मैं सारा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। पहला, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है। नीचे वाला बॉन्डिंग होता है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है, जो स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग। तो यानी कि बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं सर, वन इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है आपको, वन इलेक्ट्रॉन। अब यदि बॉन्डिंग में दो और एंटी बॉन्डिंग में एक, तो क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के नहीं आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू NB माइनस Na, हाफ इंटू NB माइनस Na। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, NB कितने हैं, टू, और Na कितने हैं, वन। ये वैल्यू होगी 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल के आ गया। ठीक है। अब एक बार बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो क्या और भी चीजें आसान नहीं होगी, बिकॉज यदि NB ज्यादा है Na से, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। दो चीजें निकल के आ गई, पहली चीज हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल ली, दूसरी चीज हमने स्टेबिलिटी निकाल ली। अब लास्ट पार्ट, क्या इसमें कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या। बिल्कुल, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड अकेला बैठा है, अकेला, ओनली। तो थर्ड का मतलब पॉइंट में क्या लिखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रेजेंट होगा, इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक, क्या है दोस्तों, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अभी मैग्नेटिक मोमेंट मैंने किसी का टच ही नहीं करा। √n × n+2 मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बिल्कुल ही आसान है, उसको भी हम टच करेंगे, बट अभी इसलिए नहीं करा क्योंकि धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे स्टेप हम लेंगे। पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसको, फिर उसके बाद थोड़ा सा पिकअप करेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर। तो मैंने क्या दिखाया आपको, कैसे आप NB Na इलेक्ट्रॉन को करते हो। माइक चेक करना पड़ता है, फिर नहीं होती ना। ठीक है, तो आपने किसके किसके देखे, H के देखे, H2, सॉरी मॉलिक्यूल के देखना है ना, मैं H2 का देखा, उसके बाद H2 प्लस का देखा, और उसके बाद H2 माइनस का देखा। ठीक है, एक और देख लो, उसके बाद रात को सम अप कर देंगे, है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात। एक और देख लेते हैं, छोटा सा है, हीलियम ट्वाइस का। तो इंपॉर्टेंट है ना, कई बार डायग्राम एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, तो इस बार मैं इसको टच कर देता हूँ ताकि एक ही लेक्चर में इसको समझ में आ जाए। तो हीलियम ट्वाइस का हम देखते हैं, ठीक है।
हीलियम ट्वाइस को ध्यान से देखिए। हीलियम का मैंने पहले एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लिया 1s का, और दूसरा बना लिया 1s। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हीलियम है मेरे पास, तो हीलियम के पास कितना एटॉमिक नंबर कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास। तो मैंने हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। इस हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 4। 2 2 4। हीलियम ट्वाइस के पास 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा सब देखने वाले हैं, सब का पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है, मैंने क्या करा, हीलियम 1s को कंबाइन करा तो सिग्मा 1s आया और सिग्मा स्टार 1s आया। ये तो अपने को पता है ना। नीचे वाला क्या है? बॉन्डिंग है। ऊपर वाला क्या है? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 है, 4 है तो यानी कि दो दो फिल्डअप होगा, 2 इसमें फिल करो और 2 इसमें फिल करो। आगे निकल के। ठीक है। अब एक एक करके इसकी सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। तो छोटा कर देता हूँ। एक एक करके इसकी सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे कैलकुलेट करनी है, एनबी की वैल्यू कितनी है भाई? सर बॉन्डिंग में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे बॉन्डिंग में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ इंटू एनबी माइनस एनए। तो दैट इज हाफ इंटू 2 - 2, विच इज इक्वल टू 0। हाफ इंटू एनबी माइनस एनए, यानी एनबी कितना है यहाँ पर? 2, और एनए कितना है? 2। तो हाफ इंटू 2 - 2, दैट इज 0। ये तो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। अगला पार्ट क्या था? या एन बी इक्वल टू एन ए है। मैंने आपको क्या सिखाया था याद करो? यदि एन बी एन ए के इक्वल हो या एन ए से कम हो तो वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एन बी इक्वल टू एन ए, 2 2 है दोनों में, तो मतलब क्या है? मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। ये सिखाया था आपको। देखो यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे मैंने आपको जब एक साथ बता रखा था तो मैंने बोला था आपको, ये देखो यहाँ पे क्या सिखाया था कि यदि एन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ए हो, एन बी की वैल्यू एन ए के इक्वल हो या एन ए से कम हो तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल, और एन बी की वैल्यू ज्यादा हो तो स्टेबल। यही मैंने आपको सिखाया था, वही चीज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो एन बी इज इक्वल टू एन ए, दैट मीन्स द मॉलिक्यूल क्या है? अनस्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें? क्या ये मॉलिक्यूल पेयर्ड है या अनपेयर्ड? देखो दोनों 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 पेयर्ड है, अकेला कोई नहीं। तो जब भी पेयर्ड होगा ना तो इसका मतलब क्या होगा? वो डायामैग्नेटिक होगा। तो मतलब पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सारे, इसका मतलब क्या है? ये डायामैग्नेटिक है। तो मैंने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसकी तीनों प्रॉपर्टी को पढ़ लिया, यानी क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर है, क्या उसका स्टेबिलिटी है, और क्या उसका, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो और आपको ये पता चला हो कि मैं क्या बताना चाहता था आपको। देखो, क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बहुत इजी आते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो प्लीज कॉन्सेप्ट को आराम से समझने का है, उसको सीखने का है और फिर अप्लाई करना है। मैंने सबसे पहले आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस बता दिया था। उसके बाद मैंने ये सिखाया कि कैसे आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के डायग्राम को बनाते हो, ग्राफ को बनाते हो, एनर्जी लेवल को बनाते हो, और कैसे आप फिर इलेक्ट्रॉन फील्ड अप करना स्टार्ट करते हो। बिकॉज लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड होगा, देन उससे हायर, देन उससे हायर, देन उससे। यहाँ तक क्लियर है? तो जब आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनाए और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, तो ये बात भी जानने वाली है कि उसके जो न्यूमेरिकल आते हैं ना वो भी आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल भी आपको पता होने चाहिए, उसको भी निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या सिखाया था। आप ग्राफ पे पहले पुट कर दो, और एक बार जब ग्राफ पे पुट करोगे तो देन बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू
आएगी हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, वेयर एन बी मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एन ए क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। यदि एन बी ज्यादा है एन ए से तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, यदि एन बी कम है या इक्वल है एन ए से तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, यदि पेयर्ड है तो सारे डायमैग्नेटिक। और मैंने इसके फिर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन H2 का था। एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या करा, कंबाइन कर, समझ में आया। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी वही चीज करी। तो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और फिर मैंने क्या देखा, Nb यहाँ पे Na से ज्यादा है, बिकॉज Nb का वैल्यू 2 है और Na की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो डायमंड। इस तरीके से मैंने H2 का देखा था, H2 प्लस का देखा था, H2 माइनस का देखा था, और He हीलियम ट्वाइस का देखा। ठीक है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, वीडियोस हमारी देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें पूछ हमारे ऑफिशियल आईडी से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए